हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ जो पॉलिटी की सीरीज चला रहे थे जेकेपी कांस्टेबल कोर्स के लिए, ये अप टुवर्ड्स एंड पे आ चुका है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप में से काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, काफी लोगों ने आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी ज्वाइन की इवेंचुअली ऐप पे और हमारे रिस्पेक्टिव सेंटर्स पे, और काफी लोगों ने आपने यहाँ पे हमें पार्टिसिपेट किया जो हमारे क्विजेस जाते थे और उस पैटर्न के रिलेटेड। सो बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपका लास्ट लेक्चर्स में डील कर रहे हैं, बट ये सिर्फ पॉलिटी का है, डोंट वरी। हम इसके साथ आपके साथ जल्द ही कुछ आपके साथ विद सम टाइम एमसीक्यूज लेके आएंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज विद इन शॉर्ट टाइम। तब तक आपके साथ हम बाकी और सब्जेक्ट्स का भी डील करेंगे, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी क्या रहती हैं, जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया गया है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये आपके इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। कहां पे? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, आपके पार्लियामेंट के इलेक्शंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्टेट लेजिस्लेचर के। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, वो आपके इलेक्शन कंडक्ट करवाता है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के। डन, ये हो गया आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसका इलेक्शन करवाना। फ्री एंड फेयर, जिसको हम बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। आराम से इलेक्शन हो, टाइमली इलेक्शन हो, कुछ मारपीट ना हो, ना रिगिंग ऑफ इलेक्शंस हो, कि लोगों को क्वेश्चन ना करना पड़े, और जो इंडिया ने हमेशा यहां पे सक्सेसफुली करवाया है, ठीक है। ये आ जाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड। इसमें एक मेंबर नहीं होता है, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, आपके 3 मेंबर्स होते हैं, और उनका टेन्योर रहता है 6 साल तक, 6 years, या अगर वो 65 तक पहुंचे, सपोज एट द एज ऑफ 62 आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर बना दिया गया है, तो 65 पे आपका वहां पे टेन्योर खत्म हो जाएगा। डन, ये आ जाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड। इनकी इंडिपेंडेंस के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी इंडिपेंडेंस की वो आराम से काम करे, कोई प्रेशराइजेशन में काम ना करे, ठीक है। ये डिसाइड करते हैं कि जो टेरिटोरियल एरिया है आपका, जो इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं हमारे टेरिटोरियल एरिया के हिसाब से, उनका डिलिमिनेशन करना। डिलिमिनेशन एक्ट अभी जैसे जेएनके में चल रहा था, आफ्टर 2019 वो जो बाइफरकेट हो गया, एक यूटी बन गया, दूसरा सिर्फ जेएनके यूटी है। सो कैसे उनकी जो बाउंड्रीज है, डिलिमिटेशन वहां पे क्रॉस करना है हमने। फिर ये रजिस्टर करती है पॉलिटिकल पार्टीज का, उनका सिंबल, उनको जो इलेक्शन सिंबल है, चाहे वो झाड़ू हो, कमल का फूल हो, हाथ हो, ट्रैक्टर हो, हल हो, जो भी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। और उनको भी रिकॉग्निशन ग्रांट करना। रिकॉग्निशन मतलब कि कौन सी पार्टी आपकी नेशनल पार्टी रहेगी, कौन सी आपकी अभी रीजनल पार्टी रहेगी। ओके, नेशनल पार्टीज में हमें पता है कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पार्टीज आपकी बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, फिर आपकी रीजनल पार्टीज भी बहुत आ जाती हैं। देन ये इंश्योर करती हैं, आपको पता होगा जैसे अभी इलेक्शन हुए थे तो उससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, सरकार के हाथ में काफी चीजें नहीं होती, तब उस टाइम पे आप देखोगे रोड की कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, सब चीजें रुक जाती है। तो इलेक्शन कमीशन तब ये सब दे हैव टू मेक श्योर कि सरकार उस टाइम पे कुछ ऐसे काम ना करे कि लोगों को लगे अरे वाह वाह, सरकार लास्ट रूम पे मेरे को पैसा प्रोवाइड कर रही है, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, मेरे घर के बाहर ऑटोमेटिकली सड़कें ठीक हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड। फिर वो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि क्या किसी स्टेट में इलेक्शन वहां पे होना जरूरी है, या वहां पे जो आपका प्रेसिडेंट रूल है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। ये सब एडवाइजरी आपकी आ जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड। अगेन लाइक आई सेड, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इनका काम रहता है। नेक्स्ट आता है आपका यहां पे यूपीएससी के रिलेटेड, ठीक है। यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आपने सुना होगा मेरे को यूपीएससी के एग्जाम देने हैं, उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, इसमें बहुत सारा आपका आ जाता है, आईएएस का आ जाता है, इसमें आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी आता है, इंडियन फॉरेन सर्विस आता है, आईपीएस आता है,
और भी इसमें डिफेंस के रिलेटेड कुछ एग्जाम आते हैं, इनका न्यूट्रल होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से लोगों का लोग एडमिनिस्टर कर पाएंगे, मतलब लोगों का एडमिशन भी हो पाएगा। अब देखिए आजकल यूपीएससी कितनी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, क्योंकि किसी ने अपनी फेक सर्टिफिकेट दिखाई वहां पे अपनी डिसेबिलिटी के रिलेटेड। डिसेबिलिटी होता है कि दिखाना कि मैं यहीं पे मेरा ये काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो मेरी एवरीडे मूवमेंट में प्रॉब्लम है। ये सर्टिफिकेट जब आप दिखाते हो यूपीएससी में कुछ अटैच करके, उस हिसाब से आपको फिर इन किया जाता है, ऑफ कोर्स पेपर वगैरह देके। तो यूपीएससी का इसमें काम होता है। सो दैट मींस जो आपके फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं, फ्यूचर लॉ मेकर्स है, वो तो यहीं से निकल रहे हैं। ओके, सो यूपीएससी के आ जाता है। अगेन इसमें आपके जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, एड एंड एडवाइस से। टर्म कितनी है इसकी? अगेन 6 इयर्स। 6 इयर्स आ जाती है टर्म, या अगर वो बंदा अटेंड कर लेता है एज आपकी 65, जो पास में है वो। रेजिग्नेशन अगर इनको देना हो तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। इनकी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से आपका पता चल जाता है, क्योंकि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी इन नेचर है। एडवाइस है ना, मतलब मैंने किसी की एडवाइस सुनी, मैं सोच रही हूं मैं इस पे काम करूं ना करूं, बट सरकार को रीजन देना है कि उनने इनकी एडवाइस पे काम क्यों नहीं किया। उनको एडवाइस देना है कि उनने इनकी एडवाइस पे काम क्यों नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें इनके लाइक आई सेड डिपार्टमेंट के ओरिएंटेड जो आपके फंक्शंस आते हैं, उनकी सर्विसेज के रिलेटेड आता है, या किसको एक्सेप्ट करना है ना करना है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं वो आपका यूपीएससी के अंडर इसमें सब चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसमें क्या लिखा है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का क्या है, ये आपका आ जाता है आर्टिकल 280 में। इसका काम क्या है, ये एक हर 5 साल के बाद बनता है। ठीक है, हर 5 साल के बाद बनता है, और इसमें 4 मेंबर्स होते हैं। इसमें 4 मेंबर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटरमिन किया हुआ है कि उनकी मेंबरशिप वगैरह क्या रहनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। इनका फंक्शन होता है, जो भी सरकार के पास पैसा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मैंने स्टेट्स में कैसा करना है। सपोज किसी स्टेट को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किस बेसिस पे रिक्वायरमेंट है वो बेसिस देखनी है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना रिस्पेक्टिव स्टेट्स को। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस ही तो, जो टैक्सेस आते हैं हमारे पास वही तो करते हैं, उसी से तो सब कुछ होता है। देन कोई भी आपका जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जहां से आपका पे वगैरह सब कुछ जाता है, वहां उस फंड से कैसे पैसे यूटिलाइज करने हैं वो भी। ठीक है, फाइनेंस कमिश्नर हमारा यहां पे बन जाता है एनके सिंह, हमारे 2017 में बने थे। उनका टेन्योर खत्म 18, खत्म हो गया था 22 में, और फिर बनाया जाता है कि उनका काम रहता है कि अगले 5 साल का तुम हमें बताओ। वो अभी के 5 साल की नहीं, अगले के, जैसे 22 में जो नेक्स्ट बना वो अगले 5 साल का बताएगा कि कैसे सब डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो ये कितना इंपॉर्टेंट आ जाता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट। अगेन इसकी इंडिपेंडेंस के रिलेटेड भी काम करना, कि इस पे किसी एक, सपोज वो कोई एक सरकार के साथ क्लोज ना हो, ना एक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्लोज हो, तो उससे वहां से उसको ना हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब क्या आ जाता है, ये बनाया गया है आपका सो दैट जो कुछ आजकल भी, अनफॉर्चुनेटली आजकल भी जो केसेस या एट्रोसिटीज फाइल होती हैं, कमिट की जाती हैं टुवर्ड्स आपके शेड्यूल्ड कास्ट लोग, उनके लिए एक अलग कमीशन बनाया है, सो दैट वो कंप्लेंट वहां पे लॉन्च कर सके। अब ये नॉर्मल कोर्ट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं फॉर श्योर, यहां पे भी प्रोसीडिंग्स रहती है। इनका ऑर्डर ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेबल है उन लोगों पे जिन लोगों ने क्राइम कमिट किया है, वो डिफरेंस है। इसमें भी आप सबूत दिखा सकते हो। इसका आइडिया क्या था कि ये रिपोर्ट
देखो इनके जो प्रोसीजर रहते हैं वो उसी हिसाब से रहते हैं जिस हिसाब से एक सिविल कोड का प्रोसीजर रहता है, और उनके कोई ऐसा कोई रीजन नहीं दिया गया कि आपको उनकी एक्सेप्ट नहीं करनी है जजमेंट। यू हैव टू फॉलो कि उनका किस हिसाब से, अगर मैंने किसी चीज के लिए कमीशन बनाया है तो आपको मुझे एक सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि आप उनकी रिपोर्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ये अपनी प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनको अपनी एनुअली रिपोर्ट, क्या क्या हमने केसेस डील किए हैं, कैसे डील किए हैं, कुछ केसेस को हमने खुद कैसे लिया है, उनको डील करती है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो सब रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में पेश करवाता है, इन्हीं के थ्रू पार्लियामेंट में करवाता है। और इनका जो रिस्पेक्टिव स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी क्या क्या पॉलिसीज उन्हें निकाली है आपकी शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड, वो पेश की जाती है पार्लियामेंट में और आपका स्टेट लेजिस्लेचर में भी। वैसे ही बना है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 338 आपका एससी में आता है, 338A बन गया शेड्यूल ट्राइब के रिलेटेड। अगेन शेड्यूल ट्राइब के रिलेटेड बना है, इनका है कि कोई भी इंप्लीमेंटेशन हो, जो भी आपने, देखो ट्राइब्स का मेरे को पहले बताया था, अलग अलग 5 अलग एरियाज में ट्राइब्स है, उनकी राइट्स को कैसे कोई कैसे वायलेट कर रहा है, उन पे कैसे केस फाइल होता है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ऑल्सो। जब हम बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, इसमें आपका ओबीसी भी आ जाता है। ओके, इसमें आपका आ जाता है ओबीसी भी। अगेन इनका भी सेम रूल है, कुछ गाइडलाइंस वहां पे अगर किसी ने फॉलो नहीं की है, लॉज नहीं फॉलो किए हैं, उनके साथ एट्रोसिटीज हुई है, तो आप इस कमीशन में रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। ये आ जाता है आपका यहाँ पे इनके रिलेटेड। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सीएजी। सीएजी का मतलब क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर दैट मीन्स ऑडिट करने वाला, ऑडिट करने वाला दैट मीन्स कितना पैसा खर्च किया है। अगर तुम्हें मैंने 20 रुपया दिया है तो 20 रुपए को तुमने कैसे कैसे खर्च किए मुझे बताओ। ये पूरी सरकार का करता है। तो इंपॉर्टेंट कितना है ये कि सरकार के पास जो पैसा आया थ्रू टैक्सेस व्हाटएवर, तो सरकार ने उसको कैसे यूटिलाइज किया, ये आ जाता है आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसको मिस्टर BR अंबेडकर ने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है। खुद भी सोचो यार, अगर कोई पैसा यूटिलाइज कर रहा है, पापा कैसे हमारे घर पे चेक करते, बेटा ये 20 रुपए दिया था, तुमको बताओ मेरे को कहां कहां यूज किया। तो ये वही है, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का है, बताएगा कि भाई पैसे खर्च किए तो कैसे खर्च किए। इनकी टर्म भी सेम है, 6 साल या 65 इयर्स एज तक। अगर इनको रेजिग्नेशन देना है तो वो देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इनकी ड्यूटी आ जाती है, जो आपके पास जो मनी हमारे पास आता है सरकार का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कहते हैं, सब वहां से, वहीं से सारी आपकी सैलरीज वगैरह जाती है। देन एक होता है कंटिजेंसी फंड, वो होता है इमरजेंसी के लिए जब यूज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली कभी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो गया, कुछ हो गया, तो वहां से पैसा निकाला जाता है। अब ये उसको भी चेक करेगा कि तूने पैसा निकाला, कितना निकाला, मेरे को बता, तूने कहां यूटिलाइज किया। ओके, सो ये सब आ जाता है आपका इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें ये आपका जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट है, उनको ये उनका देखता है कि कैसे आपने जो टैक्स यूटिलाइजेशन किया है उनके रिलेटेड कैसा करता है, अकाउंटेबिलिटी करता है। ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी, ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी कि जो भी पैसा खर्च किया है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनका कहीं जो बेवजह पैसा कहीं स्पेंड ना हुआ हो। देन और क्या जाता है आपके इसके रिलेटेड, हाँ ये इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है यहाँ पे। इसमें कॉर्पोरेशन का भी कभी चेक करता है, कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशन हो उसके रिलेटेड भी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसका काम करना, सरकार के खर्च को ये सबसे ज्यादा यूटिलाइज करता है। ठीक है, ये आ गया आपका सीएजी। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है आपका, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं लिख लेती हूँ नेक्स्ट पेज पे, अटॉर्नी।
जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। ये मेंशन है आपका आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? ये होता है आपका कोर्ट का जो सबसे हाईएस्ट लॉ मेकर जो है, या लॉ ऑफिसर, सरकार को ये रिप्रेजेंट करता है। सरकार का सबसे हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर है उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, अब आपका काम है कि आप अपने नोट्स में लिखें आज के टाइम पे अटॉर्नी जनरल कौन है। देखिए, मैं डेलिबरेटली इनके नाम नहीं बोलती हूँ, कल को कुछ एग्जाम आ जाए, एग्जाम के आसपास कुछ नेम चेंज हो जाए, सो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अपने नोट्स में लिखिए आज के टाइम पे अटॉर्नी जनरल कौन है और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका अगेन कोई टेन्योर नहीं है, बट इसकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो कल को उसको हम एट पार रखे कि भाई अगर ये उतना क्वालिफाइड है तो सुप्रीम कोर्ट जज बन जाए। ये सरकार को हर जगह रिप्रेजेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली, हाई कोर्ट में भी करता है, मोस्टली सरकार के पक्ष को सामने रखता है। इन शॉर्ट डन। ये आता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इनको बोला जाता है। ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है अपने लीगल मैटर्स के रिलेटेड। ओके, सपोज कोई इंटरनेशनल मैटर है, लीगल यहां पे चल रहा है, 370 के रिलेटेड उनको लीगल मैटर चाहिए होगा, हम कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उसके रिलेटेड आपका अटॉर्नी जनरल आ जाता है। देन इसमें आ जाता है कि ये किसी भी कोर्ट में कभी भी अपेयर हो सकते हैं। ये जो हाउस की प्रोसीडिंग्स है, आपकी जो पार्लियामेंट में हाउस की प्रोसीडिंग्स है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। वो हक दिया है सिर्फ एमपीज को। ठीक है, देन इसमें आ जाता है आपका, इसमें जो ये अटॉर्नी जनरल है, इनका हक नहीं है, इनका पास पावर नहीं है कि कल को गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी केस में अपेयर हो जाए, फिर वो उसको निकाल दिया जाएगा। अगेन इसकी कोई ऐसे क्वालिफिकेशन जब हम बात करते हैं ऐसा वो नहीं होता है। गवर्नमेंट टेक्निकली किसी को भी अपॉइंट करती है, बट हर गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी से क्लोज होता है, जो वो कॉमन सेंस है। आज के टाइम का जो अटॉर्नी जनरल वो इस पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज है, पुराना पहले था जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज था। सो ये फैक्टर भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही आपका होता है एडवोकेट जनरल, जो स्टेट का होता है, जो रिस्पेक्टिव स्टेट का मेन वकील होता है, वो एडवोकेट जनरल होता है। बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट होती हैं दोनों। ठीक है, ये हो गया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के रिलेटेड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है नीति आयोग। नीति आयोग ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। सॉरी, ये आपका एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन है। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव सरकार ने बोला कि हम एक थिंक टैंक, इसको बोलते हैं थिंक टैंक, ये पॉलिसीज लॉज डिस्कस करती हैं, फ्यूचर प्लानिंग करती है आपका 5 इयर्स 7 इयर्स 20 इयर्स के रिलेटेड, बट इनकी बहुत डेटा बेस्ड एम्फेसिस प्लानिंग होती है। ये बहुत एम्फसाइज करते हैं आपका डेटा पे कि अगर हमने करना भी, अगर हमने सपोज गरीबी हटानी है, किन पैरामीटर्स के हिसाब से हमने गरीबी हटानी है। ओके, अब नीति आयोग कब एस्टैब्लिश हुआ था? 2015 में। इससे पहले हमारी कंट्री में क्या होता था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, उसको हटा दिया सरकार ने, अब इसको रखा। ठीक है, ये हो गया आपका नीति। इसका चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरपर्सन कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर इसको अपॉइंट करता है। और इसकी गवर्निंग काउंसिल में आपके हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं। अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी उठी थी कि जो नेक्स्ट नीति आयोग की जो मीटिंग है, उसमें जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो चीफ मिनिस्टर, उन्हें मना किया है कि हम नहीं आएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें? नीति आयोग ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? नीति आयोग ने सबसे एक इंपॉर्टेंट इनफैक्ट इनिशिएटिव आता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट।
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया गया है जो डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा गरीबी में है, पुअर है। कम से कम 117 या 118 वो डिस्ट्रिक्ट्स है। अब नीति आयोग प्लान कर रहा है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट कि अगर हमें इन्हें गरीबी से बाहर निकालना है तो किस एंगल से। वैसे तो है नहीं कि मैंने घर बना दिया, रोटी कपड़ा मकान। आज के टाइम पे अगर मैं पॉवर्टी की बात करती हूं तो उसमें रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरे को कितनी एजुकेशन मिल रही है, मेरे को हवा पानी कैसा मिल रहा है, मेरे मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, चाइल्ड के इश्यू क्या है। तो ये सब हर एंगल से जो एक इंसान की इंप्रूवमेंट होती है, बेटरमेंट होती है, वो सब चीजें इसमें आ जाती है कि अगर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है किस लेवल तक उसमें आ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग इंडेक्स भी बनाए हैं। दैट मीन्स अपने में इंटर स्टेट के कुछ कंपटीशन रखे गए हैं कि इंप्रूवमेंट कैसे किया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज किया है। देन आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम रखा है कि वुमेन में अगर बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, उस इंडेक्स को कैसे डील किया जाए। गुड गवर्नेंस का रखा है, गुड गवर्नेंस है तो ऑफकोर्स रिस्पेक्टिव स्टेट्स के रिलेटेड आ जाएगा। सो ये सब चीजें आ जाती हैं। ओके, ये आ गया आपका नीति आयोग के रिलेटेड। वैसे ही आपका आ जाता है यहां पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, एज ए नेम सजेस्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जहां आपकी वायलेट हो रही है ह्यूमन राइट्स, वो एक्शन ले सकती है। ओके, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1993 में। 1993 में हुआ था। इनके चेयरपर्सन रहते हैं और 5 फुल टाइम मेंबर्स रहते हैं। अगेन इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका क्या काम रहता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एज द नेम सजेस्ट, इनके हेडक्वार्टर्स है आपके दिल्ली में। कोई भी जो नेशनल कमीशन रहता है उनके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही रहते हैं। इनका क्या रहता है काम कि जहां पे वायलेशन हुई है ह्यूमन राइट्स की, जहां पे वायलेशन हुई है ह्यूमन राइट्स की, वहां पे वो एक्शन ले। अब पिछले साल जैसे मणिपुर में इशू चल रहा था, तो मणिपुर में द वर्ड यूज्ड इज सुमोटो। सुमोटो मीन्स ऑन इट्स ओन, अपने में ही वो कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मैं देखूं कि यहां पे कितनी वायलेशंस हो रही है आपकी ह्यूमन राइट्स की। तो सरकार से सवाल करना, उनसे जवाब लेना, ये सब चीजें आ जाती हैं ह्यूमन राइट्स की। कि जो लोग सफर करें उनको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना, कि वो किन सिचुएशन में रह रहे हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए ये सब प्रोवाइड करना, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अगेन इनका नॉर्मल सेम वैसे चलता है जैसे एक सिविल कोर्ट चलता है, केस फाइल करना होता है, दूसरे साइड का रिस्पॉन्स का वेट करना होता है, और फिर इसमें आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। ये आ जाता है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ओरिएंटेड। ठीक है गाइस, ये रहा आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। वी मेड श्योर कि हम एटलीस्ट यूट्यूब के थ्रू आपसे जितना हो सके उतना हम इंटरेक्शन कर सके। आप में से काफी लोगों ने यूट्यूब रेगुलरली फॉलो किया, थैंक यू टू ऑल अगेन। एंड लाइक आई सेड, आप लोग काफी आए थ्रू यूट्यूब रेफरेंस ओनली, जिन लोगों ने हमारा ऐप पे हमारी कोचिंग ले रहे हैं या जो ऑफलाइन भी आ रहे हैं। लाइक आई सेड, हमारे बाकी सेक्शंस बाकी सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड भी लेक्चर्स आएंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि इसमें पॉलिटी की एमसीक्यू लेक्चर सीरीज भी हम जल्दी शुरू करें। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। इट वॉज नाइस मीटिंग यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।